बिहार की राजनीति में नया इतिहास रचते हुए नीतीश कुमार ने 2 दशक में 7वीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में तय हुआ कि 23 से 27 नवंबर तक विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। नई सरकार के कैबिनेट की मंगलवार को पहली बैठक हुई, जिसमें मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। विभागों का बंटवारा पहले की ही तरह बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के बीच किया गया। यहां हम आपको बता रहे हैं कि किसे कौन सा मंत्रालय मिला। नीतीश कुमार को गृह, विजिलेंस, सामान्य प्रशासन मंत्रालय मिला। मंगल पांडेय को स्वास्थ्य मंत्रालय और सड़क एवं परिवहन मंत्रालय मिला। जीवेश मिश्रा को पर्यटन, श्रम और खान एवं भूतत्व मंत्रालय मिला। अशोक चौधरी को भवन निर्माण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय मिला। मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री, विजय कुमार चौधरी को ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, जल संसाधन, पीआरडी, संसदीय कार्य मंत्रालय मिला। संतोष मांझी को लघु सिंचाई विभाग, तारकिशोर प्रसाद को सुशील मोदी जितने विभाग देख रहे थे वे सभी मंत्रालय जैसे वित्त, वाणिज्य एवं अन्य प्रमुख मंत्रालय, शीला कुमारी को परिवहन विभाग, रेणु देवी को पंचायती राज, ओबीसी, ईबीसी और उद्योग, रामप्रीत पासवान को पीएचईडी, अमरेंद्र प्रताप सिंह को कृषि सहकारिता और गन्ना उद्योग, विजेंद्र प्रसाद यादव को ऊर्जा, फूड, प्लानिंग और एक्साइज, मुकेश सहनी को पशुपालन, रामसूरत राय को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय सौंपा गया है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में बने राजनीतिक मोर्चे के नेताओं की ओर से केंद्र सरकार पर लगातार हमला किया जा रहा है। इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है। शाह ने कहा कि अगर ये नेता देश की भावना के खिलाफ चलते रहे तो इनकी लुटिया डूबनी तय है। इस बयान के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह पर पलटवार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैं गृह मंत्री की ओर से किए गए इस हमले के पीछे की हताशा को समझ सकता हूं। उन्हें स्पष्ट किया गया था कि पीपुल्स अलायंस चुनाव का बहिष्कार करने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी और नई बनी पार्टी को जम्मू कश्मीर में मन मुताबिक छूट मिल जाती। हमने उनके मन मुताबिक फैसला नहीं लिया। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ नेताओं को हिरासत में लिया जा सकता है। चुनाव और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के समर्थन के लिए राष्ट्र विरोधी कहा जा सकता है। असलियत ये है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का विरोध करता है उस पर भ्रष्टाचार और राष्ट्रद्रोह का स्टिकर चस्पा कर दिया जाता है। कांग्रेस का अंदरूनी मामला एक बार फिर सामने आया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मशहूर वकील कपिल सिब्बल ने एक बार फिर नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी ने बीते 6 वर्षों में कोई आत्मचिंतन नहीं किया। सिब्बल के इस बयान को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। अशोक गहलोत के बयान का कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने भी समर्थन किया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए थे, ये कहा था कि क्या कहा जाए, ये बिजनेस एज यूजुअल है। अब उनके जो उन्होंने बयान दिया था उस पर अशोक गहलोत ने आपत्ति जताते हुए ये कहा है कि जो इंटरनल इशू है उसको इस तरह से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपका क्या कहना है? मेरा भी ये मानना है, अशोक जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि कपिल सिब्बल जी एक सीनियर कांग्रेस के नेता हैं, देश के माने हुए वकील हैं। उनको इस बात को समझना चाहिए कि अगर पार्टी के अंदर कोई कमी है या कहीं पर कुछ उनको सुझाव देना है तो वो हाई कमांड से मिलकर, कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिलकर अपनी बात कह सकते हैं। उनको कहीं कोई इसके लिए रुकावट नहीं है। और या तो पार्टी फोरम पर बोल सकते हैं, बजाय इसके कि पार्टी फोरम
के बोलने के, अगर कोई सार्वजनिक रूप से कोई मीडिया में अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उससे पार्टी का नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो ये बात तो अशोक गहलोत जी ने बिल्कुल सही कहा कि अगर कुछ पार्टी के अंदर कुछ सुझाव देना है तो आप पार्टी फोरम पर दे सकते हैं, पार्टी अनुशासन के दायरे में दे सकते हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों ने आम आदमी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। मंगलवार को डिजिटल वार्ता के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य के लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश की है कि वे कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में खास सतर्कता बरतें। केंद्र सरकार का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 आईसीयू बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इससे सबसे ज़्यादा हमें लाभ होगा, क्योंकि इस वक्त बाकी सारी, मैं एसेस कर रहा था, बाकी सारी बेड्स अभी हैं, सफिशेंट हैं। कुछ अस्पतालों में जो सबसे बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, उन अस्पतालों को छोड़ दे तो अन्य कई सारे सरकारी अस्पतालों में भी हैं और कई सारे प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड्स की स्थिति ठीक ठाक है। लेकिन आईसीयू बेड्स कम होते जा रहे थे, आईसीयू बेड्स की संख्या लगातार कम होती जा रही थी और मैं इसके लिए केंद्र सरकार ने आगे बढ़ के मैंने एक हफ्ते पहले चिट्ठी भी लिखी थी केंद्र सरकार को कि हमें तुरंत आईसीयू बेड्स चाहिए और केंद्र सरकार ने इसको सकारात्मक तौर पे हमारे को वो किया। इसके लिए मैं पर्टिकुलरली शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त सारी सरकारें, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सारी एजेंसीज, DRDO, ICMR, सब एम्स वगैरह, सब लोग मिलके पूरी कोशिश कर रहे हैं, डबल एफर्ट्स कर रहे हैं अपने कोरोना की स्थिति को काबू पाने के लिए। लेकिन ये तब तक नहीं ठीक हो सकती जब तक हम सब लोग जब तक एहतियात नहीं बरतेंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ये कोई किसी और के लिए नहीं मांग रहे, आप ही के लिए, आप ही के स्वास्थ्य के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क ज़रूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर कीजिए। कई लोगों को लगता है मुझे तो नहीं होगा, पड़ोसी को हुआ मुझे नहीं होगा। ये किसी को नहीं देखता कोरोना, ना गरीब को देखता, ना अमीर को देखता, ना इसको देखता, ना उसको देखता। किसी को भी कभी भी हो सकता है और अगर बिगड़ जाए तो ख़तरनाक हो सकता है। तो फिर से मैं हाथ जोड़ के सबसे अपील करता हूँ कि आप प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और मास्क ज़रूर से पहनिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी देखी गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना की स्थिति पर कहा कि यहां पॉजिटिविटी रेट कम होकर 13% से नीचे आ गया है। पॉजिटिविटी रेशो जो है हफ्ता पहले 15% से भी ज़्यादा गई थी, 15.33% थी शायद, और तब ऐसा लग रहा था कि 10% से 15% पहुंचने में 10 दिन लगे थे ज़्यादा। तो लग रहा था कि अब ये 20% पे पहुंचने वाली है। जून के अंदर जब पॉजिटिविटी 37% से 40% तक थी, तो ऐसा भी लोग कह रहे थे, एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे थे कि शायद दिल्ली के अंदर ये पॉजिटिविटी रेशो 20-25 तक पहुंचेगी, जरूर 25% तक पहुंच जाएगी। अब थोड़ा संतोष की बात है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर वो 15.33 से कम होके अब 13% से नीचे है, और डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली 13 से नीचे है, तो इसका मतलब बढ़ तो नहीं रही है। आप देखिएगा धीरे धीरे डाउन ट्रेंड होगा। हम थर्ड वेव में चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं थर्ड वेव के अंदर, बट उसका पीक जो था, थर्ड वेव का पीक जा चुका है, अब धीरे डाउन जाएगा। हॉस्पिटल्स में बेड्स को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं, बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, क्या स्टेटस है बेड्स का? और देखिएगा अभी दिल्ली के अंदर 16,500 के करीब बेड कोविड के लिए रिजर्व किए गए हैं। अभी भी 8,000 के आसपास बेड अवेलेबल हैं। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी बढ़ गई। ये कारण दो हैं उसके। एक तो दिल्ली से बाहर से जो आते हैं लोग, काफ़ी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में चाहते हैं, वो किसी ना किसी अस्पताल का नाम लेके आते हैं, एफिलेंट क्लास ज़्यादा आ रही है।
दूसरा, दिल्ली के अंदर भी जो अपर मिडिल क्लास है, ऑल आर इंश्योरेंस है सबके पास, मेडिकल इंश्योरेंस है, तो काफ़ी सारे लोग प्राइवेट में जाना पसंद करते हैं, तो इसकी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल में थोड़ी दिक्कत है। व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल जो आपने कहा कि बाहर से आकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भर्ती हुए, कितने होंगे वो? देखिएगा, इसमें दो तरह के हैं। कुछ लोग तो अपना एड्रेस बाहर का ही लिखवाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिल्ली के रिश्तेदार का या जानकार का एड्रेस लिखवा देते हैं, तो बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी हैं जो दिल्ली में ही नाम लिखवाते हैं। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे रिलेटिव बड़ौत में रहते हैं, चलो बता देता हूँ, उनका टेस्ट नहीं होता वहाँ पे, उन्होंने दिल्ली का एड्रेस देके दिल्ली में टेस्ट कराए, 2 लोग उसमें एडमिट भी हुए, वो भी दिल्ली का एड्रेस देके एडमिट हुए। तो अब ये तो हमने किसी को मना नहीं कर सकते कि आपका हम टेस्ट नहीं करेंगे या हम आपका इलाज नहीं कराएंगे, हम सबका इलाज करा रहे हैं, सबके टेस्ट करा रहे हैं। सर, दिल्ली से जो बाहर से आ रहे हैं उनका कितना बर्डन दिल्ली पर पड़ रहा है, क्या उसकी वजह से भी जो है बहुत ज़्यादा? वो तो काफ़ी बड़ी संख्या है। देखिए, जो बाहर से आ रहे हैं ज़्यादातर सीरियस पेशेंट आ रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या है उसकी। तो कोई डाटा अगर बताता है? लगभग 25-30% लोग हैं।